वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडी। हम कंटिन्यू एक केवीएस एनवीएस की सीरीज़ कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था रिलेशन का टॉपिक्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन का टॉपिक। ठीक है भैया, फंक्शन का टॉपिक थोड़ा लेंथी है लेकिन पेशेंस रखिए, क्योंकि अगर आपको फंक्शन अच्छे से आ गया तो आपको मैथमेटिक्स के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट नहीं बचेगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो फंक्शन के चैप्टर से छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो आगे जाके आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस में, मतलब जो भी क्वेश्चंस डिफिकल्ट होगा वहाँ पे जाके ट्रिक का काम करेंगे। इसलिए फंक्शंस के चैप्टर को पेशेंस से सीखिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो शेयर कीजिए। ठीक है, अगर मेरा टारगेट ये है कि अगर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरी कोशिश ये है कि आपको एक मैराथन दी जाएगी जिसके अंदर केवीएस एनवीएस टी ट्रिपल एस एस टेट, मतलब केवीएस एनवीएस टी ट्रिपल एस तीनों के क्वेश्चंस का लेवल एक जैसा रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि तीनों के क्वेश्चंस का एक मिक्सअप करके एक मैराथन दी जाए, जिससे आपके कंसेप्ट्स भी कवर हो जाएंगे और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फंक्शंस के चैप्टर में। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन सबने पढ़ा होगा, सबके घर में एक इवेंट होता है, लाइक दैट उसी टाइप से एक फंक्शन होता है। तो फंक्शंस में क्या होता है, जब भी किसी चीज़ के इवेंट को जोड़ा जाता है किसी दूसरी चीज़ के इवेंट के साथ, मतलब हमारे घर में एक मैरिज होती है, भाई क्या करूँ, मैरिज का सीजन चल रहा है इसलिए एग्जाम्पल एक मैरिज से रिलेटेड आते हैं माइंड में। तो जब भी हमारे पास कोई एक फंक्शन होता है घर में, किसी का बर्थडे हो या किसी की कोई पार्टी चल रही हो, कोई भी ओकेशन हो, तो जब भी हमारे घर में एक फंक्शन होता है तो फंक्शंस में जो हमारे घर में एक इवेंट होता है, इवेंट को बनाने के लिए हम कोई ना कोई किसी चीज़ से लिंक करते हैं। ठीक है, दो चीज़ों को लिंक करने के लिए एक जो रूल बनाते हैं, एक मैपिंग होती है, मतलब जोड़ने के लिए। तो उस टाइप से हमारे पास मैथ्स में भी एक फंक्शन होता है जो किसी एक कोई रूल होता है, लेकिन ये रूल की खासियत है, ये आपके पास जोड़ा जाता है दो सेट्स के बीच में। ठीक है, सपोज कीजिए ए और बी कोई भी दो सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। दोनों के दोनों सेट आपके पास कैसे होते हैं? नॉन एम्प्टी सेट। ए बी और बी दोनों के दोनों सेट कैसे होते हैं? नॉन एम्प्टी सेट होते हैं। मतलब जब आपके पास एक रूल डिफाइन होता है सेट ए से बी के बीच में। ठीक है, यहाँ तक रिलेशन भी ऐसा ही था। रिलेशन में भी क्या था? एक रूल था जो किसी दो सेट्स को आपस में कनेक्ट करता था। उसमें और इसमें सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस होता और कुछ भी नहीं होता। रिलेशन से ही हमारे पास एक फंक्शन निकल के आता है। अब देखना भी, एक रिलेशन से फंक्शन कैसे एक्सटेंड करते हैं। हमने कहा कि एफ कोई एक रूल है जो सेट ए से सेट बी के ऊपर डिफाइंड होता है। ठीक है, हैव ए रूल अंडर विच एवरी डोमेन ऑफ ए, मतलब ए को हम सेट की क्या कहते हैं? ए को हम फंक्शन की क्या कहते हैं? सॉरी, डोमेन। और बी हमारे पास फंक्शन की क्या कहलाती है? को डोमेन। कोडोमेन से आगे हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे आज, व्हाट इज रेंज। आपको कोडोमेन कहीं कहीं लिखा मिलता है, मोस्टली आपको हर जगह क्या मिलेगा? रेंज। व्हाट इज रेंज? रेंज पूछा जाता है आपसे। पीछे मैंने क्वेश्चंस करवाया था, वहां भी आपसे रेंज पूछी गई थी। वो सब कुछ किससे रिलेटेड होता है? आपका फंक्शन से रिलेटेड होता है। एफ आपके पास क्या होता है? एक रूल होता है जिसके लिए ए का हर एलिमेंट, ए सेट का कोई भी आप एक एलिमेंट लीजिए, इस रूल के द्वारा बी का एक एलिमेंट एसोसिएट होता है। लेकिन उसमें रिलेशन में और फंक्शन में क्या डिफरेंस रहता है कि जो रिलेशन होता है उसमें ए का कोई भी एलिमेंट बी के कोई भी एलिमेंट को सिर्फ क्या करता है? एसोसिएट करता है। लेकिन फंक्शन का एक रूल क्या कहता है कि जब भी आपके पास ए का एक एलिमेंट लेते हो, बी का आपके पास सिर्फ क्या मिलेगा? यूनिक एलिमेंट। जब भी आपसे फंक्शन की बात करेगा, इसका मतलब आपको ये चीज माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी आप एक एलिमेंट ए सेट का लेते हो, मतलब डोमेन का एक एलिमेंट लेते हो, तो आपको कोडोमेन के अंदर एक यूनिक एलिमेंट एसोसिएट किया जाएगा, जिसको आप क्या कहते हैं? फंक्शन। फंक्शन को आपने लिखा देखा होगा कि ए आपने कहाँ से लिया? डोमेन से। इसके ऊपर आपने क्या लगाया? एक रूल। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जाएगा वो किस टाइप का होगा? एफ ऑफ ए टाइप्स का होगा। इसका मतलब आप डिनोट कैसे करते हो फंक्शन को? एफ कोई भी एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी के ऊपर डिफाइन करता है। लिखते कैसे भाई? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी होता है। बी को हम बोलते क्या है? बी क्या है? एफ इमेज, मतलब इमेज ऑफ
ए की जो इमेज आई है वो आपके पास क्या है, बी। इमेज का मतलब होता है भाई जैसे आप चलते हो, तो चलते हुए आप जब भी चलते हो तो आपको सन के थ्रू आपकी एक शेडो दिखाई देती है, वो आपकी क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है। तो उसी तरह जब आप एक एलिमेंट लेते हो तो उसके थ्रू आपको एक शेडो या फिर एक इमेज मिलती है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, आपको आपकी शेडो रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो आपकी ही शेडो होती है जो आपके साथ साथ चलती है। इसी तरह फंक्शन के अंदर भी आपके पास एक एलिमेंट होता है, वो अपनी क्या करता है, एक शेडो या एक इमेज क्रिएट करता है जो फंक्शन को दूसरी जगह रिप्रेजेंट करती है। मतलब बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए की क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, इमेज कर रहा है। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये तो आपकी क्या होगी, इमेज, मतलब इसके अंदर जो मिलेगा वो आपको क्या कहलाएगी, इमेज ऑफ एफ, मतलब इमेज ऑफ ए, किसके थ्रू, अंडर एफ। एक रूल है जो एफ, उसके थ्रू आपको क्या मिल गई, ए की इमेज मिल गई। अब आपसे देखा जाए क्या बी की वापस आपको यहाँ पे मिल सकती है, ऑफ कोर्स मिल सकती है। अगर आप ये कहोगे ए कौन है भाई, ए बी की प्री इमेज है, किसके थ्रू, अंडर एफ के थ्रू। तो लिखते कैसे हैं, ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी। अब ये पढ़ोगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है कब नहीं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ इसके ऊपर कंडीशंस होती है, जिसके बाद आप ये कह सकते हो कि एफ इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि बी यहाँ जो एलिमेंट पड़े हैं उसकी प्री इमेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। वैसे जनरली हम यही कहते हैं कि एफ की जो ए है वो प्री इमेज है किसकी, बी की, किसके थ्रू, अंडर एफ के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे कि जो फंक्शन है, इस फंक्शंस को हम कई नाम देते हैं, लिखे हुए मिलेंगे। जो फंक्शन होता है वो आपका क्या कहलाता है, मैपिंग। ये मैपिंग भी यही होता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी यही होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग या फिर फंक्शन कब कहलाता है, मैपिंग क्या होती है, कोई भी सेट ए से सेट बी के बीच में जब भी एक रूल डिफाइन होता है उस रूल को ही आप फंक्शन कहते हो, उस रूल को ही आप क्या कहते हो, मैपिंग कहते हो। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए, ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, जब आपकी डोमेन और कोडोमेन, मतलब डोमेन और कोडोमेन मतलब सेम सेट से सेम सेट टू सेम सेट, मतलब जो मैपिंग है एफ ए से ए के ऊपर डिफाइन हो जाएगी, तो वो आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आगे हायर लेवल पे आपने पढ़ा भी होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है या फिर जो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आगे बहुत सारे अप टू ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, मास्टर्स में भी पढ़ी होगी आपने। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से डिफाइन होती है, एक फंक्शन से ही आप ट्रांसफॉर्मेशन तक एक्सटेंड करते हो, वो आपकी क्या कहलाती है, मैपिंग। अब कुछ एक एग्जाम्पल है फंक्शन से रिलेटेड। फंक्शन के एग्जाम्पल भाई कौन सी मैपिंग आपकी बनती है, मतलब कौन फंक्शन है कौन नहीं है, मतलब पहले ये भी तो पता होना चाहिए क्या हर मैपिंग आपकी, मतलब जो भी आप रूल डिफाइन कर रहे हो क्या वो एक फंक्शन है। मतलब फंक्शन बनने के लिए भी उसको कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तभी आपके पास वो क्या बनता है, फंक्शन बनता है। सपोज कीजिए एफ है, एन से लेके जेड तक एक रूल डिफाइन किया, अब आपको एन से लेके जेड तक एक मैपिंग डिफाइन की। अब आप अगर यहाँ पे मैपिंग जो आप एक रूल डिफाइन करते हो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस मैपिंग, या फिर जो आपने रूल डिफाइन किया है उसके लिए आपके लिए मायने रखता है कि जो आपने फंक्शन डिफाइन किया वो फंक्शन आपका वेल डिफाइंड है या नहीं है। अब मान लो सपोज करो एफ एक्स मैंने क्या डिफाइन किया, मोड एक्स। मोड एक्स लिया, मोड एक्स का मतलब है मैं जब भी कोई नेचुरल नंबर लेती हूँ वो मुझे क्या मिलता है, पॉजिटिव करके, मतलब जेड का जो भी एलिमेंट है उसको पॉजिटिव मैपिंग करके देता है। मतलब जेड के अंदर पॉजिटिव कौन होता है, जो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। इसका मतलब सिर्फ मुझे इमेज किसकी मिल रही है, जो जेड के पास एलिमेंट थे माइनस इन्फिनिटी से लेके सारे एलिमेंट थे -1 तक 0 1 2 3 अप टू सोन इन्फिनिटी तक थे। लेकिन जो हमने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, वहां का से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 अप टू सोन इन्फिनिटी तक होता है। मतलब आपने जो रूल डिफाइन किया वो कैसा डिफाइन किया, मोड एक्स। मतलब जब भी आप एलिमेंट लोगे उस पर मोड अप्लाई करोगे तो वो यहाँ पे इमेज सिर्फ किसकी मिलेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब 1 किस पे मैप हुआ, 1 पे, 2 किस पे मैप हुआ, 2 पे, 3 किस पे मैप हुआ, 3 पे। इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट आपके पास क्या पड़े हैं, एक्स्ट्रा पड़े हैं। तो आपके पास जो नेचुरल नंबर का सेट था, मतलब जो डोमेन का एलिमेंट था, उसके हर एलिमेंट के आपको क्या मिलनी चाहिए, इमेज मिलनी चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाता, फंक्शन। अब यहीं पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पीछे बताया था कोडोमेन और रेंज। कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है, एग्जांपल से क्लियर कीजिए।
जो आपके पास इमेज मिली है, मतलब यहाँ से जो एलिमेंट मिले उसको आपको एक रूल के थ्रू जोड़ दिया, मतलब जो जो एलिमेंट आपका रूल के थ्रू जोड़ा गया उसको आप क्या कहलाते हो, रेंज। लेकिन जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बचे हैं आपके पास, मतलब जो ये कंप्लीट सेट है, ये आपके पास क्या कहलाता है, कोडोमेन। लेकिन जो आपके डोमेन के एलिमेंट की क्या बने हैं, इमेज बने हैं, रूल से जुड़े हुए हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, रेंज। जो रेंज होता है वो हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का, ठीक है। आगे जाके आप पढ़ोगे कि जब रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाता है तो वो मैपिंग आपकी ऑन टू मैपिंग कहलाती है। हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे कि डिटेल में जो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं तो वो फंक्शन आपकी या फिर वो मैपिंग आपकी कैसी मैपिंग बन जाती है, ऑन टू मैपिंग बन जाती है। अगर ये था आपके पास एग्जाम्पल, भाई ये फंक्शन है, अगर मैं इस मैपिंग को बदल दूं कैसे, जेड से लेके कहाँ तक, एन तक, और मैपिंग मैंने क्या रखी है ऐसे ही, एफ एक्स इक्वल टू जी मोड एक्स। अब देखना कि क्या ये फंक्शन है, जो ये रूल है, क्या ये वेल डिफाइंड है, मतलब क्या ये मैपिंग डिफाइंड हो रही है, क्या ये फंक्शन बन रहा है। तो फंक्शन बनने के लिए सबसे पहले अगर आप जेड का एलिमेंट लोगे, क्या लोगे, जेड का एलिमेंट लोगे। आपने सपोज करो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट पड़े हैं, मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव, आप ये सोचोगे भाई यहाँ पे नेगेटिव रखोगे तो वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है, मतलब हर नेगेटिव एलिमेंट को इमेज पॉजिटिव करके मिल रहा, तो वो तो सारे के सारे नेचुरल नंबर के पास है। लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा होता है जो इंटीजर्स के सेट में है लेकिन नेचुरल नंबर्स के सेट में नहीं है। मतलब ये छोटी छोटी चीज आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जेड है, जेड में आपने पढ़ा होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर होते हैं, मतलब जीरो भी कहीं ना कहीं पढ़ा होता है। बस सीधी सी बात है, वो पॉइंट टैकल कीजिए जहां से आपको आपके क्वेश्चंस का क्या मिल जाए, आंसर मिल जाए। अब यहाँ पे जीरो है, अब जीरो जेड में तो होता है, क्या जीरो नेचुरल नंबर्स के सेट में होता है, नहीं होता भाई, वो वन से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो मतलब जीरो आपके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा पड़ा है, अब जीरो रखोगे तो जीरो नेचुरल नंबर्स के सेट में नहीं बिलोंग कर रहा। तो इसका मतलब जब आपके पास डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज नहीं मिल रही तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। मतलब फंक्शन को डिफाइन, पहले जो आपने रूल डिफाइन किया वो मायने रखता है कि जो आपने डिफाइन किया वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। वेल डिफाइंड मैंने पहले वीडियो में, जब से फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। उसके बाद अगर हम कहीं फंक्शन को चेक करने के लिए, अगर मैं दो ऐसे रूल बताऊं, रूल एक ही है कि जिससे आप ये चेक कर पाओ कि कौन सी, मतलब एक जो आपने रूल डिफाइन किया वो एक फंक्शन बनता है या नहीं बनता। उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, अगर आपके पास सेट ए था, कौन था, सेट ए, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज अगर आपको सेट बी में मिल रही है अंडर दिस रूल, तो इसका मतलब उसके बाद आप क्या चेक करोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैज इट्स प्री इमेज इन बी, मतलब ए की हर एलिमेंट की इमेज किसमें मिलनी चाहिए, बी में मिलनी चाहिए। या फिर दूसरा एक चीज क्या कहता है कि ए के पास कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन वन इमेज इन बी, मतलब बी के, ए के पास कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा ना पड़ा हो जिसकी आपको इमेज किसमें ना मिल रही हो, बी में ना मिल रही हो। तो इसका मतलब वो रूल आपका क्या नहीं बनेगा, फंक्शन नहीं बनेगा। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फेल हो जाती है, एक भी फेल हो जाती है, इसका मतलब वो मैपिंग आपकी कभी भी फंक्शन नहीं बनेगी। जैसे आप रिलेशन को लिखते थे, रिलेशन को लिखने के लिए आपने एक ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प ली थी, वैसे ही आप फंक्शन को लिखने के लिए भी एक ऑर्डर्ड पेयर का यूज करते हैं। फंक्शन को हम बहुत जगह ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखा जाता है, ये आपकी क्या होती है, जनरल नोटेशन होती है फंक्शंस को लिखने की। आप कैसे लिखते हो, ए एफ ऑफ ए, अब सीधी सी बात है, फर्स्ट पेयर ए से आ रहा तो यहाँ तो कौन पढ़ा है, इमेज ऑफ ए ही पढ़े, तो ए और एफ ऑफ ए लिखा, इसका मतलब ए आपका वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और जो एफ ऑफ ए है वो आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं भाई, जो अगर आपके पास कहीं भी फंक्शन के एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखे मिले तो आप ये सोचना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसका, आपका डोमेन का, और जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका किसका है, कोडोमेन का, ठीक है। एक और चीज जो आपने पढ़ा था, जो रिलेशन है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का, मतलब ए क्रॉस बी का। हर चीज को रिलेट करके पढ़िए ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मैं हर चीज को रिलेशन से रिलेट करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको रिलेशन और फंक्शंस में कुछ भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाए, क्योंकि सबको ये लगता है कि रिलेशन भी सेम है, फंक्शन भी सेम है, डिफरेंस कहाँ है।
आपने पढ़ा होगा जो रिलेशन होता है सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। तो इसी तरह जो फंक्शन होता है वो भी आपका सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का। ठीक है, उसके बाद आपने एक चीज और पढ़ी होगी, अगर मैं कहूँ कि दो एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन के अंदर आपने दो एलिमेंट उठा लिए, सपोज कीजिए ए एफ ऑफ ए किसमें से बिलोंग कर रहा है, ए में से, मतलब इसको एफ ऑफ ए को मैं मान रही, सपोज कीजिए b1, ए b2 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, b के अंदर। ठीक है, मतलब दोनों को हम ये कहते हैं ये किसी फंक्शन के थ्रू दो एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे इमेज मिल रही है मुझे, ये फंक्शन के दो एलिमेंट उठाए ए b1 और ए b2। वो कह रहा है कि फंक्शन के क्या दो एलिमेंट कभी भी आपके बराबर हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। उसका एक रूल याद रखिए कि आपके पास जब भी एक फंक्शन है, आपके फंक्शन के एलिमेंट बराबर कब हो जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि दो मतलब जो एलिमेंट आपके मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जब भी आप टू एलिमेंट लेते हो, टू पेयर्स लेते हो, वो टू पेयर्स आपके कब इक्वल होते हैं, जब उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसी तरह फंक्शन में क्या है कि जो दो पेयर हैं ऑर्डर पेयर ए b1 ए b2 के इक्वल कब होगा, इफ अगर आपका b1 किसके इक्वल हो जाए, b2 के इक्वल हो जाए। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो इसका मतलब आपके पास जो फंक्शन के दो एलिमेंट है वो आपके कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद डोमेन कोडोमेन रेंज ऑफ फंक्शन में आपको बता चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं फंक्शंस के टाइप्स के ऊपर। ठीक है, फंक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप बहुत होते हैं भाई, फंक्शन का चैप्टर बहुत बड़ा है। बस आप ये मत सोचिए कि वन ऑनटू मैनी वन फंक्शन इनटू फंक्शन, अगर आपने ये चार डेफिनेशन पढ़ ली तो आपका फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट होगा। नो, फंक्शन के टॉपिक के पास आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको फंक्शन में बताई नहीं जाती हैं। जनरल आपके पास क्या होता है, जब भी आप जनरली अगर आपके पास कहीं भी ये चीज लिखी मिल जाए, मतलब अगर आपको डोमेन डीएफ में लिखा मिल जाए या फिर आरएफ लिखा मिल जाए या फिर सीएफ लिखा मिल जाए, पहले ये चीज माइंड में रखना, ये आपकी फंक्शन की किसको रिप्रेजेंट करती है, डोमेन को। अगर ये लिखा मिल जाए ये आपकी किसकी रिप्रेजेंटेशन है, रेंज की, और ये लिखा मिल जाए तो इसका मतलब कोडोमेन ऑफ एफ की बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, तीन चीजें। आपके पास एक चीज और होती है, आपको मेनली सिर्फ एक ही पढ़ना होता है, आपके पास हर जगह ये मिला एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ इज रियल, व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास आपने एक फंक्शन डिफाइन किया जो कहां से कहां तक है, ए से लेके बी तक, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, आपको ये बोला जाता है एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब जो फंक्शन है वो आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है। कैसे है भाई रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन की डोमेन या फिर रेंज, अगर आपके पास, सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की रेंज की, अगर जो आपकी फंक्शन की रेंज हो जाती है वो सबसेट हो किसका, रियल नंबर का, या फिर खुद क्या हो, रियल नंबर का सेट हो, तो वो फंक्शन आपका कैसा कहलाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन। दूसरी चीज, अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन ना मिले और फिर भी आपको ये लगे कि ये फंक्शन रियल वैल्यूड होगा ये नहीं होगा, उसके लिए आप क्या चेक कीजिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रहा है उसकी डोमेन चेक कीजिए, डोमेन या रेंज, अगर आइदर उनमें से डोमेन भी अगर सबसेट ऑफ आर हो या ये भी सबसेट ऑफ आर हो, तो उस फंक्शन को आप डेफिनेटली क्या कहोगे, रियल वैल्यूड फंक्शन कहोगे। रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है कि आपके पास जो इमेज ऑफ एलिमेंट है, जो आपकी डोमेन है, वो भी क्या है, रियल वैल्यूड है, मतलब सबसेट ऑफ आर है या फिर खुद आर है, तो वो फंक्शन हमेशा आपका क्या कहलाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब दूसरी चीज, एक सिंपल सी क्वेश्चन बताती हूँ, आपने पढ़ा होगा एफ एक्स, आपके पास एक लोगरिथम फंक्शन होता है log ऑफ एक्स का। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि जो एफ एक्स है ये आपका जो फंक्शन है ये रियल वैल्यूड है या नहीं, रियल वैल्यूड का मतलब है कि वो फंक्शन आपका प्रॉपर तरीके से आर के सेट के ऊपर वेल डिफाइंड होना चाहिए। आपने देखा होगा भाई, मैं मोस्टली क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू ग्राफ चलती हूँ और मैं आपको एक स्पेशली ग्राफ की वीडियो दूंगी जिससे आपको हर ग्राफ अच्छे से आता है, तो आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अगर आपको ये पता है कि आपको एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स, ठीक है, इस फंक्शन की क्या कहेगी, log x है, log x का आपको ग्राफ पता हो तो जो log x होता है उसका ग्राफ नेगेटिव से स्टार्ट होता है लेकिन पॉजिटिव तक जाता है, मतलब जो ये वैल्यू है ये 1, मतलब x की वैल्यू आपने देखा होगा जो log x डिफाइन होता है x ग्रेटर देन 0, मतलब वो हमेशा x 0 से छोड़ के,
तब यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन पूरा क्या होता है आपका रियल वैल्यूड, मतलब इसकी जो डोमेन की बात करी जाए या फिर इस फंक्शन की आपकी क्या बात करी जाए, रेंज की बात करी जाए, तो उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, वो ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। अब सबसे पहले जब भी आपको किसी फंक्शन की डोमेन या रेंज की बात कर रही हो, रेंज आप हमेशा किसके अकॉर्डिंग देखते हो, वाई एक्सिस के अलोंग देखते हो। और जब आप फंक्शन की किसकी बात करते हो, डोमेन की बात करते हो, तो जो डोमेन होते हैं वो आपकी किसके अलोंग देखी जाती है, एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग जहां तक फंक्शन की आपकी क्या पड़ रही है, शैडो, मतलब उसकी लाइन ड्रॉ करके देखिए कि वो वाई एक्सिस में कहाँ तक जा रहा है, ये वाई एक्सिस में कहाँ तक जा रहा है, सिर्फ 0 से बड़े के ऊपर वेल डिफाइंड है। तो इसका मतलब अगर आप इस फंक्शन की क्या बात करो, रेंज की बात करो, तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, आर पॉजिटिव, मतलब 0 से ऊपर तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट होता है, तो इस फंक्शन की रेंज आपकी क्या होगी, आर पॉजिटिव। और डोमेन की बात करी जाए तो इसका मतलब ये फंक्शन भी आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, नेगेटिव में तो नहीं जाता। एक्स एक्सिस किसके अलोंग देखिए, एक्स एक्सिस के अलोंग इस फंक्शन की जो शेडो है वो कहाँ तक पड़ रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब आर पॉजिटिव 0, मतलब 0 को 0 से आगे आगे की आप बात करो तो इसका मतलब वो सारा का सारा पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूड होता है इस किसके अंदर, रेंज ऑफ log x फंक्शन के अंदर। इसलिए आपको एक एग्जांपल दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू, मतलब जब भी आपको एक फंक्शन की वैल्यू पूछी जाती है कैसे निकालते हैं, तो जब भी आपको एक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका क्या होता है, फंक्शन होता है। जब भी आपको किसी पॉइंट के ऊपर एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो आपको लिखा जाता है एट पॉइंट एफ एक्स फाइंड एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर वैल्यू निकाल, डायरेक्ट एक्स की जगह किसकी रिप्लेसमेंट कीजिए, ए की जगह, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। दूसरी चीज है, जब भी आपको ग्राफ के लिए एक चीज माइंड में के लिए रखना, जब भी आपको किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको पता है कि फंक्शन को ऑर्डर्स पेयर में किस तरह लिखते हैं, ए एफ ऑफ ए, ठीक है, इस तरह की नोटेशन होती है, ए डोमेन का एलिमेंट और एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट, को डोमेन का एलिमेंट। आपको जब भी ए एफ ऑफ ए की रिप्रेजेंटेशन हो, आपको पता है कि जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो 2D की हेल्प लेनी पड़ती है। 2D मतलब जो ए है वो आपका, आपको जनरल भाई ये मतलब आप 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किसका रिप्रेजेंटेशन होती है, एक्स की, और जो ये होती है सेकंड किसकी, वाई की, एक्स वाई पेयर्स में लिखते हैं। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस एक्स यहाँ लिखते हैं और वाई यहाँ लिखते हैं, मतलब वाई किसका कोऑर्डिनेट है, एफ ऑफ ए का। मतलब जब भी आपको फंक्शन को मतलब एक ग्राफ के वे में रिप्रेजेंटेशन देनी है तो सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर है वो एक रेक्टेंगुलर प्लेन में कब रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए क्या कभी दो फंक्शन आपस में इक्वल हो सकते हैं, जैसे दो एलिमेंट, मतलब आपसे पूछा जाता है कि 3 मतलब कुछ भी वैल्यू हो तो आपसे ये पूछा जाता है कि 2 फंक्शंस हैं, मतलब 2 फंक्शन, मतलब जैसे आपसे पूछा जाए, जनरल एग्जांपल मैं दूं, अगर आपकी क्लास में सेम हाइट्स के स्टूडेंट मिल जाएंगे, सेम नाम के स्टूडेंट मिल जाएंगे, ठीक है, तो उनका कुछ कुछ बायोडाटा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसकी मतलब हर चीज़ सेम मिलती है, मतलब आपसे ये पूछा जाए कि सेम हाइट्स के स्टूडेंट आपकी क्लास में कितने होंगे, इसका मतलब वो 2 स्टूडेंट्स के बीच में आपके किसकी बात करें, इक्वेलिटी की बात करें। इसका मतलब उसी तरह आपके पास 2 फंक्शंस होते हैं या फिर किसी घर में ट्विंस होते हैं तो ट्विंस भी आपके पास बहुत हद तक सिमिलर होते हैं, तो इसका मतलब वो आपकी किसकी बात कर रहा है, 2 फंक्शंस आर इक्वल। 2 फंक्शंस इक्वल कब हो जाते हैं, जब आपके पास फंक्शन है एफ और जी आर सेट टू बी इक्वल। वो फंक्शन इक्वल कब होंगे भाई, इक्वल होने के लिए उन्हें सबसे मेन क्या है कि फॉर ऑल एक्स एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए, मतलब हर एक्स के ऊपर एफ एक्स और जी एक्स की इमेज बराबर होना चाहिए। भाई किसके ऊपर एक्स की वैल्यू, डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी के ऊपर, जो जी की डोमेन ली है और जो एफ की डोमेन ली है, अगर वो दोनों के ऊपर डोमेन ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी दोनों आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दूसरी, उन डोमेन के उस डोमेन के ऊपर हर एक्स के लिए एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स की वैल्यू अगर आपकी दोनों इक्वल आ रही है तो वो फंक्शन आपके कैसे होंगे, इक्वल। और दूसरी चीज अगर हम बात करें को डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ जी, या अगर ये दोनों भी इक्वल है तो आपके जो फंक्शन है वो आपका कैसा हो जाएगा,
इक्वल हो जाएगा। अगर आपसे मैं एक एग्जांपल की बात करूँ, जो फंक्शन है वो इक्वल कैसे होते हैं। अगर मैंने सपोज करा दो फंक्शन ये एफ और जी, दो फंक्शन है, मैंने फंक्शन डिफाइन किया ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, ये भी फंक्शन डिफाइन किया कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। अब आपको ए भी पता होगा तभी तो आप चेक कर पाओगे कि ये फंक्शन इक्वल है या नहीं। मैंने ए और बी को एक फाइनाइट सा सेट कंसीडर करते हैं। ए को हमने कंसीडर किया 1 और 2, बी को हमने कंसीडर किया 3 और 6। अब ए भी तो कंसीडर कर लिया। अब मैंने एफ एक्स है वो किसके इक्वल माने और जो जी एक्स है वो किसके इक्वल माने कि आपके दोनों फंक्शन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मैंने एफ एक्स को किसके इक्वल माना, एक्स के प्लस 2 के इक्वल। जी एक्स किसके इक्वल माना हमने, 3x के इक्वल माना। अब वैल्यू पुट करके देखो, मैंने डोमेन में से एक एलिमेंट उठाया, क्या हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। अगर मैंने यहाँ पे एलिमेंट उठाया 3 इंटू 1 कितना आया 3, मतलब एक एक्स के लिए वैल्यू बराबर होगी। दूसरा एलिमेंट क्या था आपके पास 2, 2 टू जा 4 प्लस 2 कितना आया 6, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। मतलब डोमेन के हर एलिमेंट के ऊपर एफ की वैल्यू जी की वैल्यू दोनों की आपकी क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। तो इसका मतलब एफ और जी आपके फंक्शन के कैसे इक्वल। दूसरा क्या बताया था, अगर डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी दोनों की आपकी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो फंक्शन आपके तब भी क्या होंगे, इक्वल। थर्ड कंडीशन, अगर कोडोमेन ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ जी आपके दोनों इक्वल हो जाते हैं तो जो फंक्शन है वो भी आपके दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आई होप सो आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर। अगर आपने पढ़ा होगा टाइप ऑफ फंक्शन, बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन पढ़े होंगे। मेनली हम बात करते हैं फंक्शंस के टाइप्स की, कि कौन से फंक्शन के टाइप मेनली हमें पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे बात करी जाए फंक्शंस के टाइप की, एक और चीज मेनली आपको सबने पढ़ा होगा, जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट होता है। क्या होता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा ऑफ, हम बात करें सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, क्योंकि फंक्शंस के से ही स्टार्ट करते हैं, फंक्शन से ही लिमिट जाती है, फंक्शन से ही कॉन्टिन्यूटी, फंक्शन से ही डिफरेंशिएबिलिटी। जब आपको फंक्शन क्लियर नहीं है, ना आप लिमिट निकाल सकते, ना आप कॉन्टिन्यूटी निकाल सकते हो, ना आप डिफरेंशिएबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। फंक्शन आपका क्या काम करता है, फंक्शन है जो आपका, अगर आपने दो फंक्शन लिए, अभी आपको पता है कि दो फंक्शंस की डोमेन भी सेम हो सकती है, कोडोमेन भी सेम हो सकते हैं, वो फंक्शन भी इक्वल हो सकते हैं। अगर आपसे ये पता चला अलजेब्रा, अलजेब्रा का मतलब आपके पास 4 ऑपरेशंस होते हैं, 5 होते हैं मैंने, जो अर्थमेटिक पढ़ते हो, प्लस पढ़ते हो, माइनस पढ़ते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन इनटू डिवीजन, ठीक है। और एक फंक्शन के अंदर नई चीज आ जाती है कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब है किसी चीज को आपस में कंपोज करके रखना, किसी चीजों को दो आपस में मर्ज करना। जैसे वाटर को आप मिल्क के अंदर डालते हो तो वो आप क्या कर रहे हो, कंपोज कर रहे हो उस चीज को, दोनों को आपको मिला रहे हो, वो दोनों अलग अलग फंक्शन है। वाटर एक अलग फंक्शन है, मिल्क आपका एक अलग फंक्शन, लेकिन जब आप दोनों को मर्ज कर देते हो लेकिन वो एक फंक्शन बन जाता है। तो इसका मतलब अगर आप वाटर की क्वांटिटी ज्यादा रखते हो तो कैसा रिजल्ट मिलता है, वाटर के ज्यादा, और जब आप मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा रखते हो तो फंक्शन आपको किस टाइप का मिलता है, मिल्क के टाइप का ज्यादा। उसी तरह आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात करनी होती है। जब भी आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे उनको कंपोज कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। प्लस अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ और जी, अगर आप उनको जोड़ोगे तो वो भी आपको क्या मिलेगा, फंक्शन ही मिलेगा। जब आपको दो फंक्शंस को आपको क्या करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो f माइनस जी भी आपको क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा। लेकिन जब आपको मल्टीप्लाई करनी हो f और g, इनके लिए कंडीशन सेम रखना भाई, f और g अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शन है तो उनकी जो डोमेन है दैट्स मैटर कि वो फंक्शन f और f प्लस g उसके ऊपर क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। f माइनस जी भी क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। जब आप प्रोडक्ट की बात करते हो तो f इंटू जी, ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन भी क्या होती है, वेल डिफाइंड होता है। फोर्थ मैंने क्या बताया, डिवाइड। जब आप f बाई जी की फंक्शन डिफाइन करते हो, मतलब f बाई जी जब आपने एक नया फंक्शन डिफाइन किया दो फंक्शन से, ये फंक्शन वेल डिफाइंड कब होता है, जब g की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो। अगर g जीरो है और फंक्शन आपका ऊपर कैसा है, नॉन जीरो है, तो आपको पता है नॉन जीरो अपॉन जीरो फंक्शन कैसा हो जाता है, नॉट डिफाइंड। इसलिए आपको नीचे वाला फंक्शन कैसा होना चाहिए, हमेशा नॉन जीरो। दूसरी चीज, जब भी आप इस फंक्शन को डिफाइन करोगे तो उसके अंदर से एक चीज याद रखना, जो भी डोमेन होती है f प्लस जी की, मतलब जो f बाई जी की आप फंक्शन की डोमेन डिफाइन करते हो,
उसके अंदर नीचे वाली डोमेन को आप निकाल दे, तो इस चीज का याद रखना, क्योंकि जहां जहां जी की वैल्यू 0 होगी वहां वहां फंक्शन आपका कैसा होगा, नॉट वेल डिफाइंड। इसलिए इस फंक्शन के अंदर आपको gx की वैल्यू को हमेशा कैसा रखना पड़ेगा, नॉन जीरो। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपके पास आते हैं कुछ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम बता देते हैं, फिर भी एफ और जी उसके अंदर दो फंक्शन लेते हैं, जैसे एफ जी, दो फंक्शन लिए आपने, ये ए, ये बी, ये सी, तीन फंक्शन लिए ए बी सी। यहाँ से यहाँ तक आपने क्या रूल डिफाइन किया, यहाँ से यहाँ तक एक जी रूल डिफाइन किया। आपने क्या कहा कि यहाँ से कोई एलिमेंट लेते हैं एक्स, तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, एफ एक्स मिलता है। अब जो एफ एक्स है वो जी के लिए किसका एलिमेंट कर रहा है, जी के लिए किसका काम कर रहा है, एक एलिमेंट का काम कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी मैपिंग डिफाइन हुई है वो क्या हुई, जी एफ ऑफ एक्स हुई है। तो इसके लिए कंपोजिशन को डिनोट कैसे करते हैं, एफ कंपोजिशन जी से। और इसको जब भी ओपन करना हो, मतलब जब भी एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हो, तो पहले एलिमेंट कहाँ से अप्लाई होता है, एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स को। मतलब पहले लिखते कैसे, एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, और फिर जो जी एक्स है वो एक एलिमेंट की तरह काम करता है किसके ऊपर, एफ के ऊपर। और जो ये मैपिंग है जो हमने डिफाइन की है, ये होती है एफ कंपोजिशन जी। जो यहाँ पे डिफाइन की है ये है जी कंपोजिशन एफ। मतलब पहले एलिमेंट की तरह कौन काम कर रहा है, एफ ऑफ एक्स, और फिर किसका काम कर रहा है, जी ऑफ एक्स। इसका मतलब एक चीज और क्लियर रखना, जो आपकी एफ कंपोजिशन जी है, जरूरी नहीं कि वो जी कंपोजिशन एफ के इक्वल हो। ये कब इक्वल हो सकती है, जब एफ कंपोजिशन जी आइडेंटिटी हो, तो जी कंपोजिशन एफ भी आई। मतलब मोस्टली केसेस में क्या होता है, जी एफ कंपोजिशन जी एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो 100% एफ कंपोजिशन जी आइडेंटिटी है, तो जी कंपोजिशन एफ भी क्या होगा, आइडेंटिटी। क्यों कि जी है वो एफ का क्या काम कर रहा है, इनवर्स का, और जो एफ है वो किसका काम कर रहा है, इनवर्स का। इसलिए ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, तो तब आपके पास ये चीज एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ के इक्वल डिफाइन होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास पढ़ते हैं हम, जो आप 1 ऑन 2 इनटू मैनी वन फंक्शन पढ़ते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो कल करेंगे ग्राफ। मतलब आपके पास इतने सारे फंक्शंस हैं जो मोस्टली डेली लाइफ में यूज होते हैं, और जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम एक बार, जो फंक्शंस है जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं उनका ग्राफ पढ़ेंगे, ताकि ग्राफ से आप क्वेश्चन इजिली सोल्व करना सीख जाओ। ठीक है, आपके पास सबसे पहले होता है फंक्शन। फंक्शन से दो टाइप होते हैं, एक होता है इवन, एक होता है ओड। इवन फंक्शन और ओड फंक्शन में क्या होता है, जब भी आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स, अगर उसको x को माइनस एक्स से रिप्लेसमेंट करो और आपको वही फंक्शन मिल जाए, मतलब जिस फंक्शन को एक नेगेटिव ऑफ x से रिप्लेसमेंट करने के बाद भी उस फंक्शन में आपके पास कोई इफेक्ट ना पड़े, वो फंक्शन आपका क्या कहलाता है, इवन फंक्शन। अगर हम बात करते हैं ओड फंक्शन की, अगर आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसको माइनस ऑफ एक्स से रिप्लेसमेंट किया जाए और आपको कैसा मिल जाए, नेगेटिव, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका कैसा कहलाता है, ओड फंक्शन कहलाता है। दूसरी चीज आपको एक चीज और क्लियर कर देते हैं, जो इवन फंक्शन का ग्राफ होता है, ओड फंक्शन का ग्राफ, चल ग्राफ का टॉपिक हम कल ही करेंगे, आज हम टाइप पढ़ रहे हैं तो हम टाइप ऑफ फंक्शन ही पढ़ रहे हैं। एक और चीज, जो आपका फंक्शन होता है उस फंक्शन को आपने पढ़ा होगा, सब पढ़ गए हैं भाई, जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स को भी आप क्या लिखते हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसका सम ऑफ सिमेट्रिक्स क्यों मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो उसी तरह जब भी आपके पास एक फंक्शन की बात करी जाती है, तो फंक्शंस को भी आप क्या लिख सकते हो, टू फंक्शंस का सम। मान लो सपोज कीजिए फंक्शन है, मतलब जो एफ एक्स है, इसको आप ओड और इवन टर्म्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। एफ एक्स है जो, इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखा आपने एफ एक्स टू लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। 1/2 इसको आप क्या लिखोगे, एफ एक्स प्लस एफ एक्स। ठीक है भाई, मैंने कुछ नहीं किया, ये कट के वापस वही चीज हो जाए। इसमें क्या कीजिए, एफ ऑफ माइनस एक्स ऐड कीजिए और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, इस फंक्शन को हम ये कहेंगे, अगर आपके पास दुनिया में कोई भी फंक्शन है और जो वेल डिफाइंड है, तो उसको सम ऑफ इवन और ऑड फंक्शंस के टर्म में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो डेफिनेटली। देखिए कैसे, अगर मैं इसको लिखूं 1/2 एफ ऑफ एक्स
प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, हाँ सही है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब जो ये फंक्शन है आपका, ये फंक्शन और ये फंक्शन, आपके पास दो फंक्शन मिले हैं जिसको आप क्या लिखोगे, एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स को हमने लिखा जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। अब मुझे कमेंट करके ये बताना कि कौन सा फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है और कौन सा फंक्शन इवन फंक्शन है। आई होप सो आपने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के केस में पढ़ा होगा कि हिंट के लिए मैं बता रही हूँ, जो ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है वो कौन होता है, सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है वो आपका कौन होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसी तरह से जो ऑड इवन फंक्शन होता है और ऑड फंक्शन होता है, हिंट मैंने दे दिया, जो आपका ये फंक्शन होता है ये आपका कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन, और जो ये फंक्शन होता है ये आपका कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम कुछ और टॉपिक्स, कुछ और फंक्शन है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन कोशिश करेंगे भैया आज आपको फंक्शंस के टाइप्स तो बताए दें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ग्राफ ऑफ द फंक्शन। उसके बाद हमने क्या कहा, जो फंक्शन है उसको दो टाइप से लिखा देखा हुआ है, एक होता है इम्प्लीसिट फंक्शन और एक होता है एक्सप्लीसिट फंक्शन। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए क्योंकि जिस लेवल का पेपर है उस लेवल के हिसाब से आपको हर चीज़ डीपली कंसेप्ट पता होनी चाहिए। तो आपको कंसेप्ट अच्छे हैं तो ट्रिक आप खुद भी बना सकते हो, उसमें किसी टीचर्स की कोई हेल्प की जरूरत नहीं होती। एक्सप्लीसिट फंक्शन और इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट का मतलब सिंपल सी बात है, इम्प्ली मतलब एक्सप्लीसिट मतलब अलग। सबसे एक्सप्लीसिट का मतलब होता है, अगर जनरली देखा जाओ तो एक्सप्लीसिट मतलब वो दूर दूर जा रहा है, मतलब एक्सपर्ट एक चीज से अलग हो जाना। इम्प्लीसिट किसी के अंदर इन्वॉल्व होके रहना। जब भी आपके पास कोई एक फंक्शन दिया जाए, अगर उस फंक्शन को आप एक्सप्रेस कर पाओ किसकी फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में, अगर आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग करके लग दिया फंक्शन से, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब अगर आप x को अलग सेपरेट कर पाओ, जनरली बताऊं तो मैं, और y को अलग कर पाओ, अगर x के वेरिएबल अलग है y के अलग है, सेपरेट कर दिया तो वो कौन सा फंक्शन होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है, y वो फंक्शन जिसको आप कैन नॉट एक्सप्रेस, मतलब इस तरीके से लिख ना पाओ, वो फंक्शन आपका कैसा कहलाता है, इम्प्लीसिट फंक्शन। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2x, इस फंक्शन को जितना y स्क्वायर, अगर मैं ये फंक्शन हूँ, आप इसको जितना मर्जी सेपरेट करने की कोशिश कर लो, y के टर्म आपकी कहीं ना कहीं x के साथ इन्वॉल्व हो गई, मिलेगी, तो आप इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो ये फंक्शन आपका कैसा कहलाएगा, इम्प्लीसिट फंक्शन। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेन कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। थोड़ा सा पता होना चाहिए आज, बाकी हम जो टॉपिक करेंगे उसको दोबारा से भी बताऊंगी मैं जब वो टॉपिक स्टार्ट हुआ। उसके बाद एक आपके पास आता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार, सबको पता है। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो लगातार ना हो, मतलब जो ब्रेक के। अगर मैं इसको एक ग्राफ की डेफिनेशन की हेल्प से बताऊं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं ग्राफ फंक्शन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसा होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैसा होता है। वो ग्राफ या फिर वो ग्राफ जिसको हम बिना पेन के रुके, बिना पेन उठाए पेपर पे एक लाइन ड्रॉ कर दे जिसमें कहीं भी ब्रेकिंग पॉइंट ना हो, नो ब्रेक, नो जंप, नो गैप, तो वो फंक्शन आपका कैसा कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस। और डिसकॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें, वो फंक्शन या वो ग्राफ जिसको हम पेन उठा के बीच में ड्रॉ करते हैं, ये फंक्शन हम कल पढ़ेंगे। ये फंक्शन किसका फंक्शन होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन होता है आपका 1/x का। ठीक है, जब भी आप फंक्शन ड्रॉ करते हो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मतलब आपको एक बार यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ा और एक बार यहाँ से अलग से, मतलब जिसके अंदर क्या है, एक ब्रेक भी है, एक जंप भी है, ये नेगेटिव में पॉजिटिव में। जहां आपके पास फंक्शन के अंदर एक ब्रेक आ जाए, एक जंप आ जाए, गैप आ जाए, तो वो फंक्शन आपका कैसा कहलाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। उसके बाद एक और बता देती हूँ, एक और मेन चीज आपने पढ़ी होगी, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं भाई, पीरियोडिक
सबने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं जो 10th क्लास से आप पढ़ते आते हो। ट्रिग्नोमेट्री 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोशिकेंट, कोटेंजेंट। पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होता है, मतलब उस फंक्शन को आप पीरियोडिक फंक्शन कहोगे जब भी आपके पास कोई फंक्शन दिया जाए एफ एक्स, ठीक है, उसको पीरियोडिक कब कहोगे, जब एक पॉजिटिव इंटीजर के बाद, मतलब एक ऐसी लिमिट मिल जाए जिसके बाद वो फंक्शन आपका रिपीट होना शुरू हो जाए कुछ टाइम के बाद, तो वो फंक्शन आपका क्या कहलाता है, पीरियोडिक फंक्शन एक्स प्लस टी। मतलब अगर मैं एक जनरल ग्राफ की बात, ग्राफ के अकॉर्डिंग बताऊं, जैसे साइन एक्स होता है, सबको पता है साइन एक्स आपका कैसा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो जो साइन एक्स होता है ये आपका यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, मतलब 0 से लेके 2 पाई के बाद आप फिर से इस ग्राफ को बनाओगे तो ये ऐसे ही चलता रहता कंटिन्यू। आपको पता है कि जो ये है यहाँ से यहाँ तक का है, ये आपका क्या करता है, एक रिपीटेशन करता है। तो अगर मैं कहूँगी मुझे एक पीरियड पता चल गया भाई, यहाँ के बाद इसके बाद कोई भी आएगा वो क्या देगा, एक रिपीटेशन देगा, तो मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर ढूंढ दिया, क्या है, 2 पाई है। मतलब जो वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिलता है आपको, छोटे से छोटी वैल्यू, जिसके बाद आपका जो फंक्शन है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है भाई। उसके बाद 3 टाइप्स और है मेन में, वो बता दे, तो कुछ बचेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद आपके पास मेन बचता है 1 ऑन टू मैनी वन फंक्शन। एक आपके पास है 1, ठीक है, एक आपके पास है मैनी वन, और एक आपके पास आता है ऑन टू। ठीक है, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। अब अगर मैं जनरल एग्जांपल दूं, ऑन टू मैनी वन फंक्शन होता है, सबने सुना होगा। सबसे अगर मेनली बात करें 1 फंक्शन की, जो 1 फंक्शन होता है, एफ है जो ए से लेके बी तक आपका कोई फंक्शन डिफाइन है। इस फंक्शन को मैं 1 फंक्शन कब कहूंगी, इफ अगर मेरे पास ए का कोई एलिमेंट मिल जाए, सपोज करो मुझे एक्स एलिमेंट मिला, उसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई किया, एक रूल अप्लाई किया, अगर मुझे बी के अंदर एफ एक्स जो एलिमेंट है उसकी क्या मिल जाएगी, यूनिक इमेज। मतलब एक यूनिक एलिमेंट की क्या मिल जाए भाई, यूनिक इमेज मिल जाए, तो वो फंक्शन आपका कैसा होता है, 1 फंक्शन। अगर जनरल एग्जांपल दें तो 2 बंदे हैं, 2 बंदों में ट्रू, अगर हम एक रिलेशन की बात करें, एक मैपिंग की बात करें, अगर दोस्त वो उसका बेस्ट फ्रेंड है तो वो भी उसका ही बेस्ट फ्रेंड हो, मतलब उसकी सिर्फ उसी के साथ दोस्ती हो, किसी और के साथ दोस्ती ना हो, तो वहां पे आपका क्या कहलाता है, यूनिक इमेज कहलाती है। लेकिन अगर हम मैनी वन की फंक्शन की बात करें, एफ आपका कोई फंक्शन है ए से बी तक, ए की दोस्ती किससे है, बी से, लेकिन बी की दोस्ती तो किसी और से भी है भाई, जरूरी नहीं है उसकी ए से दोस्ती हो। मतलब जब आपके पास कोई, आपने एक एलिमेंट लिया एफ एक्स, उसकी इमेज, यूनिक इमेज ना मिलती, कितनी इमेज मिल जाए, मोर देन 1। ठीक है, क्या मिल जाए, मोर देन 1 इमेज मिल जाए, तो इसका मतलब वो फंक्शन आपका कैसा कहलाता है, मैनी वन फंक्शन। अगर हम ऑनटू की बात करें जनरली, ऑनटू भाई आपने सबने डेफिनेशन पढ़ रखी है, आपके पास बुक्स होगी, बुक्स में आप ऑनटू की डेफिनेशन पढ़ सकते हो, लेकिन मेनली वो चीज़ समझो जो आपको क्लियर होनी चाहिए, जिसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस का सोल्व करने में हेल्प मिले। ऑनटू फंक्शन, एफ ए से बी फंक्शन है, इस मैपिंग को ऑनटू मैपिंग कब कहेंगे, इफ आपने बी का कोई एलिमेंट लिया, y बिलोंग्स टू क्या, बी के अंदर, सच दैट कि बी के हर एलिमेंट की मुझे क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज मिलनी चाहिए, किस में मिलनी चाहिए भाई, ए में मिलनी चाहिए। अगर मुझे बी के हर एलिमेंट की क्या मिल जाए, इमेज मिल जाए, मतलब जो y बी के अंदर बिलोंग करता है, सच दैट एक x बिलोंग करे ए के अंदर, कि जो f ऑफ x है वो पक्का किसके इक्वल हो, y के इक्वल हो, तो इसका मतलब वो मैपिंग आपकी कैसे हो जाएगी, ऑन टू मैपिंग। दूसरी चीज, ये आपको डेफिनेशन लगाने लगाओ, नहीं लगाने नहीं लगाओ, लेकिन मेनली आप क्या लगाओगे, ऑन टू के लिए आप ये देखोगे कि फंक्शन की जो रेंज है अगर वो कोडोमेन के बराबर है, तो इसका मतलब वो फंक्शन आपका कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। और कल आपको नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक्स के साथ आपको बताया जाएगा बाय ग्राफ, बिना आप इन डेफिनेशंस की कैसे सोल्व कर सकते हो, कि 1 ऑन टू फंक्शन कैसे चेक कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। आपको इन सब झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट, आपका लाइक, आपके सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को जितना शेयर करोगे आपको
कॉन्टिन्यूअस सीरीज स्टार्ट है, आपको विद प्रीवियस ईयर पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई।